इससे पहले हमने जो वीडियो डाले हैं आप लोगों के लिए, उसमें हमने संवैधानिक विकास से प्रारंभ किया था। मतलब पॉलिटी का हर एक टॉपिक जहां से अपन शून्य से स्टार्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, उसके बाद फिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1833 का भारत शासन अधिनियम। इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे और परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, वो हमने डिटेल में आपको एक चीज बताई थी। आप कोई भी एग्जाम दोगे, मतलब यूपीएससी से लेकर के कांस्टेबल तक का अगर एग्जाम दे रहे हैं आप और इन चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ले रहे हैं, तो आपसे कभी भी संवैधानिक विकास का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। उसी क्रम में अपना अगला जो टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1853, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्टर अधिनियम राजलेख 1853 ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया और संवैधानिक विकास में एक अगला क्रम बढ़ गया हमारा। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। गवर्नर जनरल पहले सभी शक्तियों का देखरेख कर रहा था, लेकिन अब कह दिया गया कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं वो दो भागों में होंगी। एक को कहा गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्तियां, और दूसरे को कहा गया विधायी शक्तियां। अब वो विधायी शक्तियों को किस प्रकार से करेगा? विधायी शक्तियों का मतलब होता है कानून बनाना। तो कानून बनाने का काम वो कहां करेगा? उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में हमारा कानून कहां बनता है? संसद में, और संसद कानून बनाती है। तो इसी उद्देश्य के लिए भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद, जिसे आज हम संसद के रूप में जानते हैं, उसकी स्थापना की गई और उसमें सदस्यों की संख्या रखी गई 12। और इस परिषद में वही प्रोसेस अपनाई जाती थी कानून बनाने के लिए जो प्रोसेस यूके की संसद में होती थी। जैसे ही संसद ने कानून बना दिया तो वहां पर राजा अनुमोदित करेगा। यहां कह दिया गया कि संसद द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसको अनुमोदन करने का काम करेगा गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी होगा, अर्थात वो उसको मना भी कर सकता है, वो लौटा भी सकता है कि ये कानून सही नहीं। तो पूरी शक्तियां किसमें निहित कर दी गई? गवर्नर जनरल। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जो लोकल प्रतिनिधित्व था, वो केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचा और पहली बार आगरा, बंबई, मद्रास और बंगाल के प्रतिनिधि केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचे और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर रखा। अगला महत्वपूर्ण इसमें बिंदु था कि जो बंगाल एक राज्य है उसके लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट की नियुक्ति की गई। केवल बंगाल को ही देखेगा, इसके अलावा और कोई किसी भी क्षेत्र को वो नहीं देखेगा, क्योंकि बंगाल एक बड़ा राज्य था और उसके प्रशासन के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अलग से सेपरेट होना चाहिए। तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया। और इसका सर्वाधिक और अंतिम महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जो कंपनी में नौकरी जिसको भी करनी है उसको परीक्षा पास करनी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, तब कंपनी में वो किसी भी उच्च पद पर, महत्वपूर्ण पद पर पहुंच पाएगा। तो पद जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। अभी परीक्षा कराएगा कौन? तो ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम था मैकाले समिति 1854 में। उसने कहा कि इस समिति का काम है कि प्रतियोगी परीक्षा कैसे होगी, उनका क्या पैटर्न होगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न होंगे, उन सबकी जिम्मेदारी इस समिति को दी गई। और पहली बार भारत में 1854 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आज किसी भी पद पर हमें नियुक्त होना है तो हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सभी जो है भारत शासन अधिनियम 1853 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसका एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि कंपनी का जो शासन है
या उसके व्यापार करने की जो अवधि है वो 20 वर्षों तक बढ़ा दी। अब 20 वर्ष कब होंगे? 20 वर्ष होंगे 73। लेकिन अब जब हम अगला अधिनियम पढ़ेंगे तो वो अगला अधिनियम होगा हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। आज हम आपको यही टॉपिक समझा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमने इसको समझाया और इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।